हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमबीपीएससी मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्य परीक्षा सीरीज़ में इतिहास सेक्शन को या इतिहास को पेपर बन के इतिहास सेक्शन को हम यहाँ पर कवर कर रहे थे, जिसमें हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से अपने सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे थे। जिसमें हम अगर बात करें तो हमारा ये वैदिक साहित्य का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वैदिक साहित्य के जिस बारे में हमने सामान्य सी जानकारी यहाँ पर डिस्कस करी थी कि वैदिक साहित्य को हम किस फेज़ में रखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसके बारे में सामान्य सी जानकारी हमने पढ़ी हुई थी। वेदों के बारे में, वेद क्या होता है, ठीक है, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, कितने होते हैं, ठीक है, कब लिखे गए, कैसे लिखे गए, तो इन सब के बारे में डिस्कशन वहाँ पर हमने किया है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप इसका सीरीज़ का लेक्चर 1 जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इतिहास में हम यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं, या यूनिट 1 को हम पढ़ रहे हैं अपने सबसे पहले। तो यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 में पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग आपके पास 8 से 9 घंटे के लेक्चर्स चैनल के ऊपर हैं, तो इनको आप ज़रूर देखें। देन उसके बाद हम बात करें तो अपने 11 लेक्चर हमने वैदिक सभ्यता के ऊपर कंप्लीट करे थे, जिसमें हमने मेंस के हर डायमेंशन को पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है। और उसी सीरीज़ में हम आगे या वैदिक साहित्य को या वैदिक लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। तो ये लिटरेचर में हमारा सेकंड लेक्चर है, या लेक्चर नंबर 2 है। तो वैदिक लिटरेचर के अंदर आपको लगभग 4 से 5 लेक्चर मिलेंगे, जिसके अंदर हम पूरे वैदिक साहित्य को कवर करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे होंगे। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में हमें ऋग्वेद को पढ़ना है, या वैदिक साहित्य के अंदर हमें ऋग्वेद पर चर्चा करनी है। हालांकि इसके पहले मैं आपको वेदों के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूं कि वेद क्या होते हैं, वेदों का मतलब क्या होता है, वेदों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके का है, कैसे वेदों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वेदों को कैसे लिखा गया है, कब लिखा गया है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं तो हम वही देख रहे थे। वेद 4 प्रकार के होते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और वेद त्रयी क्या होता है, 3 वेदों का समूह क्या होता है, तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लेक्चर नंबर 1 में जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोबारा सब कुछ बताऊंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और समझ में अगर आपको कोई बात नहीं आई है तो आप उसको भी कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई है, तो उसको फिर आपको अलग से दूसरे वीडियो में या अलग से उसके लिए आपको फिर उसका सोल्यूशन अलग से आपको मिल रहा होगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में सारी ही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जितनी चीज़ें इससे बन सकती हैं ना, उतनी मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक। सबसे पहले बात करी जाती है, या ये माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना जो है ना वो सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है, ठीक है, या इस टाइम पीरियड में हुई है। किसमें? 1500 से 1000 वाले समय काल में हुई है, ठीक है। ये भी है बात सही, क्योंकि इसी समय को तो हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही तो हम इसे ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऋग्वेद की रचना कहीं ना कहीं क्या है, यहीं पर आपकी हुई है, ठीक। और बाकी बताया जाता है कि अन्य वेद भी सप्त सिंधु प्रदेश में ही बनाए गए हैं, लिखे गए। तो उसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे जब उनको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी आती है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है या पुस्तक जो है ना वो ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा भी गया है भाई, है ना, और सबसे प्राचीन भी है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या धर्म ग्रंथ में, या हम बात करें कि प्राचीनतम ग्रंथ में पुस्तक जो है या जो ग्रंथ है उसमें हम बात करें तो ऋग्वेद का नाम आता है। तो ये एक आपका एमसीक्यू भी बन जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड, जिसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऋग्वेद संस्कृत के ऋक धातु से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, ऋचाओं का क्रमबद्ध, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ऋग्वेद कहा गया है, ठीक है। ऋक धातु से बना। वेद को हमने बात की थी कि वेद जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है भाई, जानना, है ना। और इसके वेदों के बारे में सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, है ना, उसको कंपाइल किया है ना किस तरीके से, सारी चीज़ें, ठीक। तो ऋक धातु से बना है और जिनका अर्थ क्या होता है, ऋचाओं का, ऋक का मतलब होता है कि ऋचाओं का क्रमबद्ध कह सकते हैं इसको, आप ये कहें कि ऋचाओं का क्रमबद्ध समूह, ठीक है। ऋचाओं से युक्त रचना ही क्या कहलाई, ऋग्वेद कहलाई, ठीक। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति परक रचनाएं हैं। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में देवताओं की जो स्तुति है, आराधना है, उनसे रिलेटेड जो स्तुति परक रचनाएं हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक। ऋग्वेद की तुलना अगर हम बात करते हैं तो प्राचीनतम ईरानी ग्रंथ जिसका नाम क्या है, जेंद अविस्ता,
ठीक है, एक आपका पॉइंट और बन जाता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ईरानी प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो जीर्ण अवस्था। तो प्राचीन ईरानी ग्रंथ जीर्ण अवस्था जो है, इससे भी इसकी तुलना की जाती है, इससे समानता की जाती है, इससे कंपैरिजन किया जाता है किसका, ऋग्वेद का। आगे बात आती है तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिनको कथन भी कह देते हैं हम सूक्त को, ठीक है, और 10,580 या 10,600 इसको कंप्लीट बोला जाता है, इतनी क्या है ऋचाएँ हैं या इतने मंत्र हैं। कहीं कहीं 462 भी लिखा हुआ है, तो इतिहास में इन चीज़ों को लेकर हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है, हम सबको एक साथ मेंशन कर दें जो भी हमें पता है कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं होगा कि 10,580 लिखोगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो आप लगभग लिख सकते हैं कि भाई लगभग इतनी ऋचाएँ या मंत्र इसमें समाहित हैं, ठीक। ऋग्वेद में कुल 3 पार्ट हैं, ठीक है, जिनको साकल, बास्कल या बालखिल। तो भाई यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त या कथन है, ठीक, 10,580 या 10,600 मंत्र या ऋचाएँ हैं। आगे बात करी जाए कि ऋग्वेद के जो मंडल करें, तो ऋग्वेद में जैसा कि हमने अभी देखा था कि भाई ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, ठीक है, पहला मंडल है, दूसरा मंडल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां और 10वां। तो ये कहा जाता है कि दूसरे से लेकर 9वें मंडल तक पहले लिखे जाते हैं, फिर बाद में इसमें मंडल 1 जोड़ा जाता है, फिर इसमें मंडल 10 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रथम मंडल जो है, इससे संबंधित जो ऋषि हैं, इनका नाम क्या है, मधुक्षंदा, ठीक है, धीरगतमश और अंगिरस, ठीक है। द्वितीय मंडल जो है, इसमें गृहस्थ संबंध या भार्गव का नाम आता है, ठीक है। तीसरा मंडल जो है, विश्वामित्र का नाम आता है। चतुर्थ मंडल में वामदेव का नाम आता है। पंचम मंडल या पांचवा मंडल जो है, इसमें अत्रि का नाम आता है। छठवें मंडल में भरद्वाज का नाम आता है। सातवें मंडल में वशिष्ठ का नाम आता है। आठवें मंडल में, अष्टम मंडल में कर्णव ऋषि का नाम आता है। नौवें मंडल में या नवम मंडल में पवमान और अंगिरा का नाम आता है, पवमान अंगिरा का नाम आता है। 10वें मंडल में हम बात करते हैं तो क्षुद्र सुक्ति या महासुक्ति का नाम आता है। तो ये आप एमसीक्यू के लिए तैयार इसको कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ से कोई एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाए। सारे तो इम्पोर्टेंट हैं ही, बट इसमें हम प्रमुख जो मंडल हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनको पढ़ना अभी आवश्यक है। लगभग सारे ही हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे बताएंगे भाई कि ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है। इसमें आर्य और अनार्यों की चर्चा करी गई है। आर्यों को यहाँ पर श्रेष्ठ, कुलीन और गौरवर्ण बताया गया है या उच्च वर्ण बताया गया है, ठीक है। और अनार्य जो है, इनको निम्न या कृष्ण वर्ण या कृष्ण बताया गया है इनको, ठीक है। नोट अगर आप देखो तो यहाँ वर्ण का आशय क्या है, चयन से है या सिलेक्शन से है, कि भाई आप जिस वर्ण को चुनना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि हाँ, जातिवाद या इस तरीके की बात है नहीं है ऋग्वेद में, ठीक है। दूसरा मंडल इसका ये बताता है कि इसके बारे में, आर्य अनार्यों के बारे में बताता है। तो देखो भाई, यहाँ से एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में हमें किसकी चर्चा मिलती है, तो आप क्या बताओगे, इसमें आर्य अनार्यों की चर्चा मिलती है और ये सबसे प्राचीन मंडल भी माना जाता है। तीसरे मंडल के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो आप बताओगे कि तीसरा मंडल जो है, ये इससे कौन जुड़ा हुआ है या कौन सी ऋषि जुड़े हुए हैं, तो आप बताओगे विश्वामित्र, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आप देखो, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप क्या बताओगे, तीसरे मंडल में, है ना। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो आप क्या बताओगे, गायत्री मंत्र जो है, ठीक है। तो तीसरा मंडल आप बताओगे ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल में ऋषि हैं विश्वामित्र जो इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप बताओगे कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है, और जो सावित्री को समर्पित है, ठीक है, ठीक। चौथे मंडल या चतुर्थ मंडल की हम बात करते हैं तो इसमें ऋषि का नाम आता है वामदेव, ठीक है। और चौथे मंडल में कृषि संबंधी वर्णन हमें मिलता है या कृषि संबंधी उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। बताया जाता है कि ऋग्वेद में 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख किया गया है। पृथ्वीन्यू नाम के जो व्यक्ति हैं, इनको ही भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक माना गया है या इनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया और बताया गया है कि भाई यहाँ पर कृषि की तकनीकें हैं उनके बारे में बताया गया है, कृषि की पद्धतियों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के अंदर हम अगर बात करें तो इस मंडल में, ठीक है। जिसमें 2 बैल, 4 बैल और 24 बैलों के द्वारा खेतों को हल से जोते जाने के कुछ प्रमाण हैं या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ या तकनीकों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इतना सफिशिएंट तरीके से अगर कभी आता है चौथा मंडल या इसके बारे में आपको लिखना है, तो आप इतने पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन आसानी से कर सकते हैं और अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। 7वें मंडल की बात करते हैं या सप्तम मंडल की बात करते हैं। चलिए 7वें मंडल में हम बात करते हैं तो नाम आता है ऋषि वशिष्ठ का और इसमें दशराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है या इसका वर्णन हमें मिलता है। युद्ध का कारण जो था वो कारण था परुष्णी नदी के जल विवाद, है ना। तो जल विवाद को लेकर ही क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसमें 5 आर्य तथा 5 अनार्य कबीले थे, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच ये क्या हुआ था, युद्ध लड़ा गया था और जिसमें भारत कबीले के राजा सुदास क्या हो गए थे, विजयी रहे थे या इनकी क्या हो गई थी, यहाँ पर विजय हुई थी। तो इतना आप सफिशिएंट तरीके से बता सकते हैं।
साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो दूसरे से सातवें मंडल तक का जो है आपका, दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक, इन सारे मंडल को हम क्या मानते हैं, सबसे प्राचीन मानते हैं कि भाई सबसे पहले इनको लिखा गया है, बाकी सारे मंडल बाद में लिखे गए। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे कि दूसरे से सातवें मंडल तक के जो मंडल है इनको ऋषि मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरे से सातवें वाले जो है वो आपके सबसे प्राचीन है, दूसरे से सातवें तक। ठीक है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये सारे है ना, तो ये सारे आपके जो है वो ऋषि मंडल कहलाते हैं। ठीक है, या इन्हें फिर वंश मंडल भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। 9वें मंडल के बारे में अगर बात करते हैं तो आप बताओगे कि इसमें ऋषि पवमान अंगिरा नाम आता है। इसमें ऋग्वैदिक कालीन देवता जो है सोम या वनस्पति के देवता है ना, इनका उल्लेख मिलता है किसमें, हमें 9वें मंडल में। तो आप सिंपल याद रखें कि 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, या इनका हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है। ठीक, पहला मंडल अगर हम बात करते हैं अब, ठीक है, पहले मंडल को अब हम बात करते हैं क्योंकि ये अब बनाया गया या बाद में इसको ऐड किया गया। तो पहला मंडल जो है इसमें ऋषि मधुछंदा का नाम आता है। ठीक है, और पहले मंडल में ही किसको समर्पित है पहला मंडल, तो देखो पहला मंडल और 9वां मंडल आप ये अलग से ध्यान रखें इनको कि भाई पहला मंडल जो है वो इंद्र को समर्पित है और 9वां मंडल जो है वो किसको। पहले मंडल में अगर हम बात करें तो इसमें इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है। इंद्र के लिए इसमें 250 सूक्त मिलते हैं, हालांकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। इंद्र देवता को हमने जब ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में पढ़ा था। ठीक है, इंद्र को यहाँ वर्षा का देवता है, प्रकाश का देवता है, पुरिंदर है, सचीपति है आदि नाम से इनको जाना जाता है, और इन्हें ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंद्र को जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने डिस्कस करी हुई थी। ठीक है, बाकी आप इसको याद रख सकते हैं कि पहले मंडल में इंद्र का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। आगे हम बात करते हैं तो ऋग्वेद 9वें मंडल जो है, 9वें मंडल के बाद में ये आ रहा है, और 10वां मंडल अभी आएगा तो उसके ये पहले यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 10वें मंडल की। तो 10वें मंडल में आप बताएंगे कि भाई इसमें ऋषि जो है वो क्षुद्र सूक्तीय और महासूक्तीय यहाँ पर आते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और नदी सूक्त की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10वें मंडल में या ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और नदी सूक्त की यहाँ पर चर्चा मिलती है। पुरुष सूक्त क्या है, तो पुरुष सूक्त में आप बताओगे कि यहीं से हमें क्या होता है, 4 वर्णों की उत्पत्ति के प्रमाण या उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई आखिर। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में ये जानकारी मिलती है। तो ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं आंसर में। ठीक है, तो इसके अनुसार ये बताया जाता है कि परम पुरुष या विराट पुरुष या उन्हीं को ब्रह्मा या प्रजापति कहा गया है। तो इनके शरीर के 4 अलग अलग भागों से, 4 अलग अलग अंगों से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। ये प्रमाण कहाँ मिलते हैं, हमें ऋग्वेद के अंदर ये जानकारी मिलती है 10वें मंडल में या पुरुष सूक्त में। तो आपसे मंडल है, उन मंडलों के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस मंडल में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू तो बनेंगे ही, और साथ ही साथ आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस मंडल के बारे में बताएं। ठीक, तो इसी से सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि विराट पुरुष या ब्रह्मा या प्रजापति के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उनके जांग से जो है वो वैश्य की उत्पत्ति होती है, और उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। इसीलिए समाज में इनकी स्थिति वैसे ही कर दिया कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर वाले पायदान पर आएंगे, उसके बाद क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, और फिर शूद्र को सबसे निचले स्थान पर रखा गया। अब ये प्रिंसिपल या सिद्धांत कितना सही है कितना है, तो हमें इसमें बाद में नहीं पढ़ना है, या इसकी उत्पत्ति को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है, जो चीज़ें जिस तरीके से मेंशन करी गई हैं उनको समझना है। ठीक है, और उनको वर्तमान से जुड़ना है, या इस चीज़ों को हमें फिर बताना है कि भाई इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं वेदों में, या ये बताया गया है। ठीक है, या वेदों से हमें जानकारी इस तरीके की मिलती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को पुरुष सूक्त कहा जाता है। दूसरा आपका आता है नदी सूक्त। नदी सूक्त का में क्या है, वैदिक कालीन लगभग 40 या 41 नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है, और ये बताया गया है कि ऋग्वेद में कुल 25 नदियाँ वहाँ पर थीं जिनका उल्लेख है। इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है, नदी सूक्त के माध्यम से मिलती है। उन नदी सूक्तों में भी कुछ एमसीक्यू या कुछ 3 नंबर बन सकते हैं। सिंधु नदी के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद में इसकी सर्वाधिक बार चर्चा हुई है, और हमने ये पढ़ा भी है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार चर्चा किस नदी की हुई है, सिंधु नदी की हुई है, और ये महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, और ये मेन नदी है। अगर हम बात करें नदियों में, या जो 7 नदियाँ थीं उनमें सबसे मेन नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। ठीक, तो ये आपको बताना है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण नदी ये मानी जाती है। सरस्वती नदी की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, सरस्वती को। अगर देखो पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, भाई सिंधु नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तब आप क्या बताओगे, सरस्वती नदी। ठीक है, इसे ऋग्वेद में देवी तमा, मातो तमा या नदी तमा कहा गया है। नदियों में सबसे उत्तम, ठीक है ना, माते में सबसे उत्तम या देवी में सबसे उत्तम, ठीक है, सरस्वती नदी को ना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा फिर आप बताओगे यमुना नदी। तो ऋग्वेद में 3 ही बार चर्चा मिलती है। गंगा नदी की ऋग्वेद में 1 बार चर्चा मिलती है, और सरयू नदी के बारे में भी बताया है, शायद 1 बार इसकी चर्चा मिलती है। ठीक,
दूसरी बात मैंने अभी बताया था कि वेदों की रचना कहाँ हुई थी, सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुई थी, ठीक है, ये भी बताता है, ठीक है। नदियाँ आप देख सकते हो कि सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है और सरस्वती। इन्हीं 7 नदियों की भूमि को ही क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है या सप्त सिंधु कहा गया है। और जिसमें मेन नदी या मुख्य नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी यहाँ पर मुख्य नदी या मेन नदी थी। आगे आप बात करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के कुछ प्राचीन नाम और नए नाम हैं, तो यहाँ से भी एमसीक्यू या मेंस में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम लिखें, या 4 नदियों के नाम या 3 नदियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, इन 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। और अगर हम ओवरऑल सबके बारे में बात कर लेते हैं, 7 के बारे में, तो इन सबको क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है, ठीक। अगर हम आधुनिक नाम बात करें तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो सिंधु नाम ही था प्राचीन नदी का, ठीक है। इसी से फिर आपका हिंदू या हिंदुस्तान बना, ठीक है। झेलम नदी को वितस्तता कहा गया, चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया, या प्राचीन नाम इसका अस्किनी है। रावी को परसुनी कहा गया, और यही आपको पता है कि यहीं पर क्या होता है, फिर दसरा का युद्ध आपका होता है। वितस्ता को भी आप आगे पढ़ेंगे, जब आप सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाइडस्पीस का युद्ध जो है वो वितस्ता नदी के किनारे होता है, तो इसको देखेंगे हम, ठीक। आगे ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया, ठीक है। सतलज नदी को सतुद्री कहा गया, और घग्घर को या दसवती नदी को का कहा गया, सरस्वती नदी कहा गया, ठीक। फिर आगे आपको बताना है कि 4 नदियां जो हैं वो क्या है, अफ़गानिस्तान में हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इनसे आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अतः मतलब इसका स्पष्ट है कि आर्यों का विस्तार जो है पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि रहा है भाई, तभी तो इनका उल्लेख यहाँ पर ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिल रही है। तो प्राचीन नाम कुंभा नदी जो है इसको काबुल नदी कहा गया, जो आपको अफ़गानिस्तान में मिलेगी। कृमु नदी जो है इसको कुर्रम नदी आधुनिक में कहते हैं, और ये भी अफ़गानिस्तान में आपको मिलेगी। सुबस्तु नदी को स्वात नदी कहते हैं, आधुनिक नाम इसका, और ये भी अफ़गानिस्तान में मिलेगी। गोमल नदी को गोमती नदी कहते हैं, और ये भी अफ़गानिस्तान में ही आपको मिलने वाली है, ठीक। तो इनके आधार पर आप ये प्रमाण दे सकते हैं या कह सकते हैं कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो बात क्या है, एकदम सही है कि अफ़गानिस्तान तक इनका क्या था, विस्तार था। और ऋग्वेद में हमें इन 4 नदियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो 10 से 11 नदियाँ आपकी जो हैं वो ऋग्वेद में हमें यहाँ पर मेन देखने के लिए मिल रही है। टोटल तो 25 है, पर सारी हमें बैठ के नहीं पढ़ना, ठीक है। या ओवरऑल देखें पूरी वैदिककालीन 40 नदियों का जिक्र उसमें मिल रहा है, पर जो मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको मेंशन कर सकते हैं आंसर को लिखते समय, ठीक। कुछ फैक्ट भी है, तो ये फैक्ट भी आप पढ़ सकते हैं नोट्स में, हालांकि और फैक्ट्स में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक। तो ऋग्वेद में लोपा मुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का नामों का उल्लेख भी मिलता है। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले, ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय की चर्चा भी की गई है, या हिमालय की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, जिसकी कुछ चोटियों के बारे में इनको जानकारी थी ऋग्वैदिक समय में, है ना। हेमवंत है, मुजवंत है, शिलावंत है, ये हमने पढ़ा हुआ था ऋग्वैदिक समय में, जब ये सप्त सिंधुओं में रहते थे तो इन चोटियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त थी। ऋग्वेद में धन्व शब्द जो है ये मरुस्थल के लिए यूज़ किया गया, हो सकता है भाई आपसे पूछ लिया जाए धन्व क्या है, ठीक है। तो मरुस्थल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होत्री ऋषि या होत्र ऋषि कहा जाता है, या होता कहा जाता है। अस्तोमा सदगमय जो पॉइंट है वो आपका जो है आपका, ठीक है, सेंटेंस वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपकी यहाँ पर बनती हैं, तो पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे फैक्ट्स में, ठीक है। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इसके आगे वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बाकी हम अन्य 3 वेदों के बारे में और बात करेंगे, चाहे हम सामवेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें या यजुर्वेद की बात करें। इनकी हम बात आगे लेक्चर में कर रहे होंगे, या हम ब्राह्मण ग्रंथ की, अरण्यक की, उपनिषद की, इनके बारे में थोड़ा सा वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश वहाँ पर कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेंस के लिए आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कंप्लीट जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारा ही कुछ पढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपका 3 नंबर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर तो हमें पता है कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है। 11 नंबर का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए आपको फैक्ट भी साथ में लेकर चलना है। प्लस हमें मजबूरी में सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी एक बन जाती है, क्योंकि हमें 3 नंबर पे फोकस करना है। आपको भी पता है कि एक ही पेपर के अंदर 90 मार्क्स की या 90 नंबर के क्या हो रहा है, 3 नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को यहाँ तक ठीक तरीके से समझ पाए होंगे, और आपको अपनी तैयारी में इससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, ठीक। क्योंकि लगभग चीज़ों को हम सब सरल या आसान तरीके से, है ना, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आगे हम सीरीज़ को कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है, और इस पर आपको और बढ़िया लेक्चर्स अब आगे मिल रहे होंगे, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, या पीडीएफ्स के लिए बता चुका हूँ कि आप फेसबुक पेज ज्वाइन करेंगे या इंस्टा मूजो वाली लिंक पर आप जाएंगे, तो वहाँ से आप आसानी से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं या बाय नाउ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्लास नोट्स हैं उनको बाय नाउ कर सकते हैं, या उसके अलावा और भी नोट्स आपको एमपीपीएससी या अन्य एग्जाम्स के वहाँ पर मिल जाएंगे।
सो इसके लिए आप इंस्टा मोजो पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, देन टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पर मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, जो कंप्लीट टॉपिक है उस कंप्लीट टॉपिक का पूरा है आपको नोट्स है ना, 100 या 150 पेजेस में एक टॉपिक के आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप पूरे टॉपिक को कंप्लीट तरीके से या ठीक तरीके से पढ़ सकें या उसको समझ सकें या अपने उसको यूज़ में ला सकें। ठीक, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम और भी सब्जेक्ट्स को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एथिक्स को यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी पेपर 2 को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहीं पर आपको यूट्यूब के ऊपर हिंदी का पेपर भी यहाँ पर आपको कवर कराया जा रहा होगा। तो लगभग हम 3-4 सब्जेक्ट्स को यूट्यूब के ऊपर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं क्लासेस के बारे में। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।